दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं अब परिणाम की। 24 घंटों के बाद परिणाम आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार का संकेत है उसमें जितने भी एग्जिट पोल्स है, इनमें एक बात कॉमन चीज ये है कि इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ इस बार उसकी सरकार बनते हुए दिख रही है। ऑब्वियस है, जब सरकार यूडीएफ की बनेगी तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। और जिस प्रकार से टिकटों का बंटवारा हुआ गठबंधन के अंदर और फिर अलग अलग पार्टियों ने जिस प्रकार से उम्मीदवारों का चयन किया है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बार चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। और यह बात भी स्पष्ट रूप से दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नायर समाज का व्यक्ति ही इस बार मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब केरल में सरकार का ताज, मुख्यमंत्री का मुकुट कोई नायर समाज का नेता ही पहनेगा। 3-4 नाम लगातार हवा में तैर रहे हैं, चाहे वो वी डी सतीशन हो, चाहे वो रमेश चेन्नीतला हो, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो के.सी. वेणुगोपाल हो। ये सब के सब नायर समुदाय से आते हैं। दोस्तों, आप याद रखिए कि 30 वर्ष के अंदर, 30 वर्षों के भीतर कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकार बनी, हर बार ईसाई मुख्यमंत्री ही केरल को मिला। चाहे वो ए.के. एंटनी रहे हो, चाहे वो ओमन चांडी रहे हो, कोई ईसाई ही मुख्यमंत्री बना। लेकिन इस बार संभावना इस बात की नहीं के बराबर है कि कांग्रेस पार्टी किसी ईसाई चेहरे को केरल में मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। स्पष्ट है कि कोई ना कोई नायर समाज का व्यक्ति, संभवतः सबसे अधिक जिस बात की संभावना है कि वी डी सतीशन, जो वर्तमान में केरल में विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने की सर्वाधिक संभावना है। वैसे के.सी. वेणुगोपाल भी मजे हुए खिलाड़ी है, राहुल गांधी के सर्वाधिक नजदीकी है, तो कभी भी कोई भी उलटफेर करने में के.सी. वेणुगोपाल सक्षम है। वहीं रमेश चेन्नीतला वी डी सतीशन से पहले केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। पिछले 2016 से 21 का जो कार्यकाल था विधानसभा का, उसमें विपक्ष के नेता के रूप में रमेश चेन्नीतला माना यह जाता है कि सोनिया गांधी के सर्वाधिक नजदीकी रहे हैं। वहीं शशि थरूर एक विद्वान, एक बुद्धिजीवी के रूप में केरल में एक बड़ा वर्ग है जिसकी पसंद है। तो प्रायः अगर हम मानकर चले तो कोई ना कोई नायर समुदाय का व्यक्ति ही केरल का मुख्यमंत्री बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन सवाल दूसरा ये इस मायने में है दोस्तों कि जिस प्रकार से यूडीएफ के भीतर सीटों का बंटवारा हुआ गठबंधन के सहयोगियों के बीच, और जिस प्रकार से गठबंधन के सहयोगियों ने टिकटों का बंटवारा किया, उसके आधार पर मैं ये दावे से कह सकता हूं कि भले ही ताज भले ही नायर को मिलेगा, लेकिन राज होगा मुसलमानों का, मुस्लिम विधायकों का और ईसाई विधायकों का। मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, उसका कारण समझिए। कांग्रेस पार्टी जिन 92 विधानसभा सीट्स पर चुनाव लड़ रही है, उसमें 22 ईसाइयों को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। मतलब आप अनुमान लगा लीजिए कि 92 सीट्स पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और उस 92 में 22 टिकट केवल ईसाई समुदाय के लोगों को दिया है कांग्रेस पार्टी ने। लगभग आप कह सकते हैं 25% टिकट ईसाइयों को दिया है कांग्रेस पार्टी ने, जबकि उनकी आबादी लगभग 18% है। इतना ही नहीं, ईसाइयों को केवल ये 22 सीटें ही नहीं मिली है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी दल जैसे कांग्रेस के मुख्य सहयोगी दल है, सबसे बड़ा सहयोगी दल है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ठीक है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो 26, 1-2 उसमें मात्र हिंदू उम्मीदवार हैं या गैर मुसलमान उम्मीदवार हैं, आप कह लीजिए। मैक्सिमम उम्मीदवार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो भी हैं वो सब के सब मुस्लिम समुदाय से हैं। तो 26, और अगर किसी अन्य समुदाय के हैं भी अगर उम्मीदवार, तो वो
उनका कुछ चलेगा नहीं, मतलब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मतलब मुसलमानों की पार्टी। तो 26 मुसलमान, 12 मुसलमानों को कांग्रेस ने टिकट दिया है, 12 मुसलमानों को कांग्रेस ने टिकट दिया है, यानी 38 मुसलमान उम्मीदवार हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के चाहे वो हिंदू उम्मीदवार हो चाहे वो ईसाई उम्मीदवार हो, वो वही करेंगे जो उनकी पार्टी कहेगी। तो इसीलिए मैं उसी कोटे में डाल रहा हूं। तो 26 और 12 38 मुसलमान यूडीएफ की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं आउट ऑफ 140, मतलब 140 में 38 उम्मीदवार केवल मुसलमान हैं और 22 ईसाई कांग्रेस के उम्मीदवार। उसके अलावा केरल कांग्रेस जिसके प्रमुख हैं पीजे जोसेफ, इसके उम्मीदवार हैं 8, ये भी ईसाइयों की पार्टी है। केरल कांग्रेस जैकब, उसके एक उम्मीदवार हैं स्वयं, ठीक है, तो वो एक हो गया। फिर कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी एक सीट पे लड़ रही है, सीपी जॉन लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी शिबू बेबी जॉन, ये भी ईसाई समुदाय की पार्टी है, 4 सीट पे लड़ रही है। मतलब कुल केरल कांग्रेस के 8, केरल कांग्रेस जैकब के 1, 9, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी सीपी जॉन 1, 10 और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी शिबू बेबी जॉन 4, मतलब 10, 4, 14 प्लस 22 कांग्रेस पार्टी के 14, 22, 36, मतलब 36 टिकटें, 36 टिकट्स ईसाइयों के खाते में और 38 टिकट मुसलमानों के खाते में, मतलब 140 में 74 टिकट्स केवल और केवल मुस्लिम और ईसाई उम्मीदवारों को 140 में। नंबर 1। नंबर 2, इतिहास देख लीजिए। इतिहास ये कहता है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी जहां कहीं भी गठबंधन करती है तो कांग्रेस ही दबाव में होती है, भले ही बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो। चाहे आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में कैसे कांग्रेस पार्टी के आधार को लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी या शरद पवार की पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कैसे कांग्रेस पार्टी को अपनी उंगली पर नचाती है। कैसे उमर अब्दुल्ला विधानसभा चुनाव लड़े जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सरकार में कितना भाव दे रहे हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कांग्रेस जहां कहीं भी किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन में होती है, कांग्रेस दबाव में होती है। मतलब यह है कि केवल और केवल वीडी सतीशन हो, रमेश चन्नीतला हो, केसी वेणुगोपाल हो, शशि थरूर हो, किसी को भी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बना ले, बात अलग है। लेकिन असली काम वही होगा जो केरल कांग्रेस मतलब ईसाइयों की पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मुस्लिम विधायक और कांग्रेस पार्टी के 12 मुस्लिम और 22 जो ईसाई उम्मीदवार हैं, और इनमें से जो भी जीत कर आएंगे, मतलब जिस प्रोपोर्शन में टिकट बटा है उसी प्रोपोर्शन में जीत कर भी आएंगे, तो स्वाभाविक है। लगभग मैं बताऊं कि इन दोनों को मिलाकर केरल में 26.5% मुस्लिम और 18.5% ईसाई, लगभग 45% आबादी है और 45% आबादी को 53% टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो निश्चित है कि उम्मीदवार भी उसी प्रकार से जीत कर आएंगे। वैसे भी माना यह जाता है दोस्तों कि जो शेष 54% हिंदू आबादी है उसका वोट अधिकतर कांग्रेस की तुलना में सीपीआईएम लेड एलडीएफ और बीजेपी लेड एनडीए को ज्यादा मिला है। चाहे वो नायर समुदाय का वोट हो, नायर का वोट तो सबसे ज्यादा बीजेपी को ही मिला है, उसके बाद कांग्रेस, फिर तीसरे नंबर पर एलडीएफ को मिला है। वही इजहावा समुदाय का वोट सबसे ज्यादा, जो आंकड़े एग्जिट पोल में निकल कर आए हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, सबसे अधिक इजहावा मतदाताओं ने एलडीएफ के पक्ष में वोट किया है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सबसे कम वोट हुआ है। दलितों का भी वोट सबसे ज्यादा एलडीएफ के पक्ष में हुआ है। आदिवासियों का वोट भी सबसे ज्यादा एलडीएफ के पक्ष में हुआ है। मतलब जिसका वोट, जिसके विधायक राज तो उसी का होगा, ताज केवल और केवल नायर को होगा, वो भी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में 30 वर्षों के बाद। इससे पहले अंतिम मुख्यमंत्री थे, हिंदू कह लीजिए, नायर मुख्यमंत्री कह लीजिए, के करुणाकरन।
उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकार बनी तो चाहे AK एंटनी हो चाहे ओमन चांडी हो, यही मुख्यमंत्री बने थे। तो केरल में अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो इसके लिए तो 24 घंटे ही नहीं बल्कि लगभग 72 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव का परिणाम आते ही राहुल गांधी घोषणा करेंगे ऐसा तो है नहीं। कम से कम 2-4 दिन तो लगेगा ही लगेगा, नहीं जो फॉर्मेलिटी है औपचारिकता है उसको पूरा होने में। लेकिन संभावना इसी बात की है दोस्तों, 99% संभावना है कि इस बार कोई नायर ही मुख्यमंत्री बनेगा, कोई हिंदू चेहरा ही कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन जिस पार्टी के जितने विधायक, जिस पार्टी की जितनी ताकत, उसके अनुसार ही सत्ता उसी की होगी, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है संख्या बल, और संख्या बल जिसके विधायक ज्यादा होंगे, जिस पार्टी के विधायक ज्यादा होंगे, उसका सरकार में प्रतिनिधित्व भी उसी अनुसार होगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि नायर को ताज, लेकिन राज होगा मुसलमान और ईसाई विधायकों का ही। आप इस विश्लेषण से कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।